नमस्ते, आप सभी को इस वीडियो में हम उत्तराखंड में पूछे गए जो जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन है आपका, इन दी लॉजिस्टिक मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन dn/dt इक्वल टू rn ब्रैकेट 1 - n बाई k एंड k रेफर टू। तो दो टाइप का मॉडल होता है। पहला होता है एक्सपोनेंशियल मॉडल, जिसमें आपका जे शेप्ड का कर्व होता है, जो ग्रोथ जो है जैसे जैसे जितना रिसोर्स अवेलेबल होती है बढ़ती ही चली जाती है। और दूसरा जो मॉडल होता है लॉजिस्टिक ग्रो मॉडल, इसमें क्या होता है कि एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसी के इर्द गिर्द आपके पॉपुलेशन आके स्टेबल हो जाता है। मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है इस कैरिंग कैपेसिटी के पास ही होता है, उसके ऊपर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो जो ये इन्वायरमेंट रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता है इसके ऊपर, जिसके कारण पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती है। तो ये लॉजिस्टिक मॉडल में के जो है वही कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन एक्सप्लेन करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, ए शिफ्ट इन स्पीसीज नीश एज ए रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ए कंपिटिटर इज टर्म्ड एज। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसमें ये होता है कि मान के चलो ये यदि पेड़ है और इस पे ये पेड़ का आपका हो गया पत्तियाँ वत्तियाँ और इसके नीचे ये तना है, तो मान के चलो यदि कई सारे इंसेक्ट है, उसको खाने वाले पक्षियाँ पहले एक ही थी लेकिन और दूसरी पक्षी भी आ गई, तो दोनों क्या करता है, पहले तो कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन जब देखता है इसमें तो क्लैश बढ़ रही है तो आपस में ये जोन को डिवाइड कर लेते हैं। तो उसी को हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं। कुछ पक्षियाँ यहाँ आ जाती है और कुछ इसके तने के पास नीचे आ जाती है, तो ऐसे बीच में फिर दूसरा स्पीसीज रहता है, तो इस टाइप से इनका जोन बट जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। हम 45वां क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट एक्सप्लॉइट ए कॉमन रिसोर्स इन ए सिमिलर फैशन आर टर्म्ड एज। तो इसका राइट आंसर आएगा गिल्ड्स। इसमें ये होता है कि कई सारे स्पीसीज का ग्रुप जब एक कम्युनिटी में रहती है तो वो सेम रिसोर्स यूज करता है, उसी को गिल्ड कहते हैं। और एक 46वां क्वेश्चन देखेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ज़्यादातर आपके ये मान के चलो अर्थ है, तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के 30 डिग्री उस साइड और 30 डिग्री इस साइड में आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। और इसमें जो लेयरिंग जो होता है वो 4 टाइप का लेयर होता है। पहला लेयर को हम बोलते हैं पहला लेयर जो कि ग्राउंड पे रहता है, सबसे ग्राउंड में, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। उसके ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंडर स्टोरी लेयर, उसके ऊपर वाले को कैनोपी लेयर बोलते हैं, और उसके ऊपर वाले को इमरजेंट लेयर बोलते हैं। तो पहला फॉरेस्ट फ्लोर, दूसरा आपका अंडर स्टोरी, तीसरा कैनोपी और चौथा इमरजेंट लेयर। ये 4 लेयर रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 लेयर्स। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड फोटोसिंथेसिस अंडर एलिवेटेड एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज। उसको हम बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबको पता है कि जैसे अर्थ के ऊपर अर्थ जो रात भर जो हीट एनर्जी पूरे दिन में सन के माध्यम से हीट हुआ रहता है अर्थ सरफेस, वो रात को रेडिएट करके बाहर निकलती है। ये जब बाहर निकलती है तो उसको आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट करने के कारण होता है। यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, N2O, ये सब गैसेस जो कि आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती है इस रेडिएशन को, बाहर नहीं जाने देती है एटमॉस्फेयर से। तो इस कारण ये हीटिंग बढ़ा देता है, तो इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब 48वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48वां क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग सेल साइकिल रेगुलेशन P53 जीन प्रोडक्ट एक्ट एज।
ये कैसे एक्ट करता है, तो ये G1 और S चेक पॉइंट पे एक्ट होता है। जैसे आपको सेल साइकिल पता है कि पहला ये S फेज के बाद G गैप 1 हो, फिर S सिंथेसिस फेज है, फिर ये G2 है, ये S है, ये G1 है, ये M है। तो इसके दोनों हर जगह चेक पॉइंट लगा हुआ है। तो इस चेक पॉइंट पे जो कि साइक्लिंग डिपेंडेंट और CDK 4 और 5 होता है यहाँ पे, और साइक्लिन D होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपका P53 होता है जीन। जैसे ही कुछ कमियां होती है या कोई DNA रिपेयर डैमेज हो गया, तो ये आगे इसको रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो उसमें इसी का रोल होता है P53 का। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो A हो गया, G1 और S चेक पॉइंट। 49वां क्वेश्चन देखेंगे। 49वां क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ ए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड एंजाइम कॉल्ड। तो इसका मोनो ऑक्सीजनेज होता है, तो मिक्स फंक्शन ऑक्सीजनेज इसका आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करता है तो पहले सरफेस एरिया तो बढ़ता है पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता। अब जब देखते हैं क्लीवेज होता है, जाइगोट से मोरूला स्टेज होता है, तो साइज बिल्कुल सेम रहता है, मतलब वॉल्यूम सेम है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ता रहता है। तो इसका पहला ही आंसर आपका सही है। अब 51 जो 51 क्वेश्चन है वो देखेंगे। द अर्ली एंड लेट इंडोजोम आर डेवलपमेंटल स्टेज एसोसिएटेड विद विच सेल ऑर्गेनल। जो अर्ली एंड लेट इंडोजोम होता है ये आपके लाइसोजोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। इसी में आपको अर्ली एंड लेट इंडोजोम स्टेज पाया जाता है। 52 क्वेश्चन देखेंगे। एपोप्टोसिस इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ सीरीज ऑफ एंजाइम कॉल्ड। एपोप्टोसिस में कैस्पेज होता है ना, उसको ये सीरीज में कैस्पेज 3 से कैस्पेज 9 तक लगातार एक्टिवेट एक दूसरे को करता रहता है। तो बी आंसर इसका राइट आंसर है। अब हम 53 क्वेश्चन देखेंगे। 53 क्वेश्चन ये पूछ रहा है, interconversion between relaxed and supercoiled form of DNA is catalyzed by enzyme। कौन सा एंजाइम रिलैक्स करता है सुपरकॉइल्ड को, तो इसमें टोपोआइसोमेरेज है राइट आंसर। 54 क्वेश्चन देखते हैं, विच जीन इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज ए गार्जियन ऑफ जीनोम। गार्जियन ऑफ जीनोम P53 कहते हैं। जैसे ही कुछ डैमेज होता है या म्यूटेशन से कुछ रिपेयर करने की आती है बात, तो ये P53 सेल साइकिल को ही रोक देता है, इसीलिए ये कंट्रोल करता है ओवरऑल रिप्लिकेशन सिंथेसिस ऑफ DNA को। तो इसको गार्जियन ऑफ जीनोम बोलते हैं। 55 क्वेश्चन, ड्यूरिंग म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। तो इसका जो आंसर होता है आपका पैकेटिन। पैकेटिन राइट आंसर है। उससे आपको पता ही है कि म्यूसिस का जो होता है, जो प्रोफेज 1 होता है उसमें फल होता है लेपोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। तो लेप्टोटीन जो होता है इसमें कंडेंसेशन होता है DNA का। फिर जैगोटीन में आपका सिनेप्स फॉर्मेशन होता है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। और डिप्लोटीन में जो होता है काइजमेटा फॉर्मेशन होता है। सब कुछ सेपरेशन का दौर चलता है, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स सेपरेट होता है, लेकिन एक पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है वहाँ पे नहीं। तो एक्स शेप का ये, इसको काइजमेटा बोलते हैं। ये डिप्लोटीन होता है। डाइकिनेसिस में वो भी रिमूव हो जाता है। और न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप, वो भी डिजॉल्व हो जाता है डाइकिनेसिस में। अब हम आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर 56, इंट्रॉन रिमूवल ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्री mRNA इन्वॉल्व एज RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड। तो जो RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया चलती है आपकी, जैसे ये क्रोमोसोमल DNA है, उससे RNA फॉर्मेशन होता है। RNA फॉर्मेशन होता है लेकिन DNA के पास क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होती है। एक्सॉन और इंट्रॉन। तो इंट्रॉन जो होता है नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, इसको रिमूव करना होता है, उसी प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसको रिमूव करने के लिए
इसको जब रिमूव करते हैं, मान के चलिए इसके बाद एक्सॉन है, तो ये ऐसे एक्सॉन का बैंड आपको मिलता है, और जो इंट्रॉन होता है वो रिमूव हो जाता है। ये जो करता है उसको हम स्प्लाइसोसोम कहते हैं, प्रोटीन और आरएनए का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, U1 U1 U2 U4 U5 U6 ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, स्प्लाइसोसोम प्रोटीन बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, 56 का स्प्लाइसोसोम। अब हम 57 क्वेश्चन देखेंगे। 57 क्वेश्चन, ए स्मॉल प्रोटीन दैट फैसिलिटेट्स द डिग्रेडेशन ऑफ टारगेटेड प्रोटीन बाय प्रोटियोजोम इज। अब जिस प्रोटीन का या फंक्शनल नहीं है या स्ट्रक्चरल डैमेज है, तो उसको स्पेशल एक होता है प्रोटियोजोम के माध्यम से डिग्रेड करते हैं। तो प्रोटियोजोम तक जो लाने का काम करता है यूबी क्विटिन बोलते हैं उसको। सी राइट आंसर है। 58 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट ए रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। रिसेसिव जीन डिसऑर्डर इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो रिसेसिव जीन डिसऑर्डर वो होता है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो पहले रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव वो होता है कि गैप में होता है, एक को हुआ एक को नहीं होता, एक तो गैप में होता है पी डिग्री में, एक जनरेशन में नहीं होगा दूसरे में देखेगा। इसका कारण ये होता है कि रिसेसिव जब तक दोनों होमोजाइगस फॉर्म में ना रहे तब तक ये एक्सप्रेस नहीं करता, जबकि डोमिनेंट में ये होता है कोई एक भी दो एलील जैसे कि है टी और स्मॉल टी कैपिटल, कोई एक भी रहे, चाहे रिसेसिव वाला हो या डोमिनेंट, कोई एक भी डोमिनेटिंग नेचर होता है, एक से भी बीमारी हो जाएगी किसी, तो उस टाइप के हम डोमिनेंट बोलते हैं जीन डिसऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है एकोन्ड्रोप्लेसिया। बाकी सारे आपका रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। 59 क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट विल बी दी पोटेंशियल फिनोटाइप्स इन दी ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप बी एंड बी। यदि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप बी है और बी है तो उसके बच्चे का क्या प्रोपोर्शनल होंगे? तो ये सिंपल सा होता है, इसका आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप मान के चलिए I0 और IB, तो ये ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। और दूसरा भी ब्लड ग्रुप जो है, चाहे तो ये IB हो, ये भी ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। तो मान के चलो यदि इस दोनों पेरेंट्स यदि ब्लड ग्रुप बी है, ये क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, या फिर यदि ये कॉम्बिनेशन है I0B, तो ये एक तो ये कॉम्बिनेशन है, एक ये कॉम्बिनेशन, फिर एक ये और एक ये, टोटल 4 बना। जिस 4 में से आपको I0 वाले तो ब्लड ग्रुप O बन गया, बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन बनता है वो B ही बनता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका B हो जाएगा। 3/4 जो होता है वो B बनता है, और 1/4 जो होता है वो O ब्लड ग्रुप बनेगा उस बच्चे का। तो B इज राइट आंसर। 60वां क्वेश्चन, हेमोफीलिया ए रिजल्ट ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। हेमोफीलिया में ये होता है कि ब्लड एक बार यदि कहीं पे कट लग जाए, आपका ब्लीडिंग चलता ही रहता है। तो इसमें बोलता है कि ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, इसमें क्लोटिंग फैक्टर 8 के डिफिशेंसी से हो जाता है। इसको एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा में 100 से 200 नैनोग्राम पर ml होता है। ये बराबर होता है 1 नैनो मोलर के। तो इसी में जब कमी होती है तो आपका हेमोफीलिया ए डिजीज होता है। अब हम देखेंगे 61 क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोलते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव टे सैक डिजीज इज एसोसिएटेड विद विच एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। टे सैक डिजीज जो है ये एक मेटाबॉलिज्म है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, और इसमें फैट का जब डिपोजिशन मतलब डिग्रेडेशन नहीं कर पाते तो ये बीमारी होती है। फैट कौन सा? GM2 गैंग्लियोसाइड होता है। इसको एक एंजाइम की कमी हो जाती है जो इसको डिग्रेड करता है, उस एंजाइम का नाम होता है बीटा हेक्सोजामिनिडीन ए, जैमिनीडेज ए। ये कमी होती है, उसके कारण जो है
ये एक्युमुलेशन मतलब बढ़ जाता है GM2 गैंग्लियोसाइड का, और ये आपके न्यूरॉन सेल को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं, उसको ये डिग्रेड करता है। और ये आपका एक म्यूटेशन होता है हेक्सा जीन का, उसके कारण ये प्रोटीन जो एंजाइम है बीटा हेक्सोजामिनीडेज ए नहीं बन पाता है, जिसके कारण ये गैंग्लियोसाइड आपका फैटी एसिड बढ़ जाता है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 62। हचिंगटन डिजीज इज मार्क्ड बाय प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट पहुंचाता है हचिंगटन डिजीज? हचिंगटन डिजीज जो होता है ये आपका क्रोमोसोम 4 से रिलेटेड है, और ये पूरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को इफेक्ट करता है। अब है 63 क्या होता है विच, और इसमें हचिंगटन डिजीज में आपका थर्ड वेंट्रिकल जो होता है ब्रेन का वो भी बढ़ने लगता है साइज में। 63 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाक्रोमेटिक स्टेन? मेटाक्रोमेटिक स्टेन ये चारा हुआ है जेम्सा, राइट एंड लिसमैन, ये तीनों के तीनों जो है आपका मेटाक्रोमेटिक स्टेन है, ये ब्लू स्टेन होता है। इस वीडियो में इतना ही, इससे अगले वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।